हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश कुमार पे। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पिछले पार्ट में हमने भाग 3 को कवर कर दिया था, मौलिक अधिकार को, वो भी शुरू से अंत तक, और इसको एमसीक्यू भी देखे थे जिसमें 90 एमसीक्यू थे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में इन्वॉल्व होइएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिर भी लेकिन आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भाग 4 जिसमें राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के बारे में बताया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ स्टेट का मतलब कोई राज्य के बारे में नहीं बताया जा रहा। स्टेट का मतलब होता है कि एक इंडिपेंडेंट पार्ट, मान लिया जाए इंडिपेंडेंट स्टेट होता है। जैसे मान अपने आप में यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ताकि और फिर एगो बोर्ड, जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये सभी है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो राज्य से मतलब नहीं है, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है वो स्टेट है। दोस्तों पढ़ते हैं, नीति निर्देशांक तत्व भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। अर्थात के भाग 4 है वो 36 से 51 अनुच्छेद के बारे में बताया गया, और भाग जो 3 था उसमें 12 से 35 तक बताया गया, इसमें 36 से 51 के बीच में बताया गया। और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। उस वो जो मौलिक अधिकार है उसे यूएसए से लिया गया था, और जबकि डीपीएसपी को, जिससे डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, आयरलैंड से लिया गया। तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया गया, जबकि आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया था। स्पेन, आयरलैंड। देखिए, ये ऐसे तत्व जो देश के लिए आवश्यक है, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन एवं संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके, अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। यह जो नीति निर्देशक तत्व है, सरकार की इच्छा पर निर्भर रहता है। अगर सरकार इसे चाहे तो सरकार की इच्छा पर है, सरकार इसका पालन नहीं करते तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते, आप इस पर केस मुकदमा नहीं कर सकते। इसलिए सरकार की इच्छा पे डिपेंड करता है। नीति निर्देशांक तक एक प्रकार का उद्देश्य होता है, आदेश, और एक तरह का उपदेश होता है। देखिए, नीति निर्देशांक तत्व के बारे में केटी शाह ने कहा कि नीति निर्देशांक तत्व चेक के समान है, अर्थात चेक के समान है जिसका भुगतान अपनी इच्छानुसार करता है। जैसा आपको पता है ना कि नीति निर्देशांक तत्व एक प्रकार का आदेश है, एक प्रकार का उपदेश है, जिसमें सरकार की इच्छानुसार कार्य करती है। अगर उसका मन किया तो काम करेगी, नहीं किया तो आप इस पर जबरदस्ती केस नहीं कर सकते। नीति निर्देशांक तत्व का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र स्थापित करना, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र स्थापना करना। इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है। इसके माध्यम से यह ज्ञात होता है भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसके अनुच्छेद 36 में बताया गया, नीति निर्देशांक तत्व संबंध राज्य को परिभाषित है। राज्य की परिभाषा, अर्थात के निर्देशांक तत्व के बारे में आपको बता दिए कि ये एक प्रकार का उद्देश्य है जिस पर सरकार अगर इस पर कार्य नहीं कर सकते तो आप इस पर जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है, सरकार करे या ना करे, आप इस पर केस नहीं कर सकते। आर्टिकल 37 कहता है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है एवं वाद योग्य नहीं है, या याद वाद योग्य नहीं है। अर्थात कि सरकार यदि आपका ये जो दिया है काम, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व में दिया गया, सरकार अगर इस पर कार्य नहीं करते तो आप इसे न्यायालय में, कोर्ट वोर्ट में नहीं जा सकते, आप इस पर केस मुकदमा नहीं कर सकते, आप इस पर वाद विवाद एवं एफआईआर सब नहीं कर सकते। 39 कहता है समान काम करने के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन एवं संसाधन उचित वितरण दे। अर्थात कहा जाता है कि समान काम करने वाले स्त्री और पुरुष को समान वेतन एवं संसाधन उचित वितरण करे। समान काम करने वाले स्त्री पुरुष को समान वेतन दिया जाए।
राज्य बालों को स्वस्थ घर में ई फालतू है। 39 का काम है बताए निःशुल्क सहायता दे, अच्छा कानूनी सहायता दे। 40 बोलता है ग्राम पंचायत का संगठन, ग्राम पंचायत संगठन। 41 का अच्छा कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त कराना, यानी कुछ दशाओं को सरकारी सहायता प्राप्त कराना, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल, ये सभी जो है सरकारी सहायता प्रदान करना। 42 कहता है न्याय संगत कार्य मनोचित दशा एवं प्रस्तुति सहायता प्रदान करना, अर्थात मनोचित दशा मीन्स होता है कि आप जैसे कोई हाइट में काम कर रहा है तो उसको उसके अनुसार सेफ्टी दिया जाए, कोई जमीन के नीचे काम कर रहा है तो उसको उसके अनुसार सेफ्टी दिया जाए। इस ये है मनोचित दशा। अप्रस्तुति सहायता प्रदान करना यानी इस गर्भवती स्त्री को सहायता प्रदान करना, और जैसे गर्भवती महिला को कठोर शारीरिक काम न करा सक श्रम नहीं कराना, अर्थात कि गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम नहीं कराना। ये 42 में कहता है। अर्थात अभी तक हमने क्या जाना इसके बारे में जानते हैं। संविधान का भाग 4 जिसमें डीपीएसपी के बारे में चर्चा, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक लिया गया, जो कि कहाँ से आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड पहले स्पेन के संविधान से लिया था। इसे केटी शाह ने कहा कि यह एक प्रकार के चेक के भांति है, जिसमें बैंक अपने अनुसार जब भुगतान कर सकती है। और डीपीएसपी का मतलब होता है कि एक प्रकार का आदेश होता है, एक प्रकार का निर्देश होता है जिस पर सरकार अपनी इच्छानुसार कार्य करती है। इसका अनुच्छेद 36 में बताया गया कि राज्य को परिभाषित है, अर्थात कि नीति निर्देशक तत्व के क्या है इसके बारे में बताया गया कि ये एक प्रकार का उद्देश्य है, आदेश है, जिसमें सरकार अपनी इच्छानुसार कार्य करती है। 37 में बताया गया अगर सरकार इस पर कार्य नहीं करती, आप इस पर वाद विवाद नहीं कर सकते, आप इस पर कानून कोर्ट मुकदमा केस उस नहीं कर सकते, आप सरकार पर इस पर जोर नहीं डाल सकते, वो सरकार की इच्छा अनुसार होती है। 37 में कहा गया है कि ये 37 में कहा गया। 38 में कहा गया कि समान काम करने वाले स्त्री पुरुष को समान वेतन प्रोवाइड किया जाए। 39 में कहा गया मनोचित दशा में प्रस्तुति सहायता प्रदान किया जाए। सॉरी दोस्तों, 39 के काम में कहा गया सरकारी सहायता प्रदान किया जाए, कानूनी सहायता प्रदान किया जाए। 39 और 40 में कहा गया कि ग्राम पंचायतों का संगठन, और 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं के लिए सरकारी सहायता प्रदान करना, अर्थात विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं विकलांग को साइकिल दिया जाए। 42 में कहा गया मनोचित दशा एवं प्रस्तुति सहायता प्रदान किया जाए, अर्थात गर्भवती महिला को कठोर शारीरिक काम नहीं करवाना, और हाइट पर जो काम कर रहा है उस पर उस प्रकार की सेफ्टी दिया जाए। ये सभी सेफ्टी उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये सभी बताया गया। 43 में कहा गया निर्वाह योग मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके, यानी कि उस व्यक्ति को निर्वाह योग मजदूरी, अर्थात मजदूरी करने वाले व्यक्ति को इतना वेतन दिया जाए ताकि वो अपना परिवार चला सके। इसको ट्रिक है दामना। 41, 42 और 43 का ट्रिक है दामना, अर्थात 41 में सरकारी सहायता प्रदान करना, 42 में मनोचित दशा में प्रस्तुति सहायता प्रदान करना, और 43 में कहा गया है कि मजदूर व्यक्ति को इतना वेतन देना कि वो अपना परिवार चला सके। दामना। 43 का काम में बताया गया उद्योग प्रबंध, कामगारों में भागीदारी करना, कामगारों में भागीदार। 43 का काम में बताया गया सहकारिता, सहकारिता, और 43 का काम में बताया कामगारों में भागीदार। अर्थात हमने जो देखा एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं पूरा। सबसे पहले 39 में राज्य नीति निर्देशक का राज्य की परिभाषा किया गया कि एक प्रकार का उद्देश्य है, आदेश है, जिसमें सरकार अपनी इच्छानुसार कार्य करेगी। 37 में बताया गया अगर इस पर कार्य नहीं करते तो आप इस पर जबरदस्ती वाद विवाद नहीं कर सकते। 38 में कहा गया समान काम करने वाले स्त्री पुरुष को समान वेतन प्रोवाइड किया जाए। 39 में कहा गया कानूनी सहायता प्रदान किया जाए। 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 में कहा गया सरकारी सहायता प्रदान करना। 42 में कहा गया मनोचित दशा में प्रस्तुति सहायता प्रदान करना, गर्भवती व्यक्ति को कठोर शारीरिक काम नहीं करवाना है।
43 में कहा गया कि मजदूर व्यक्ति को इतना वेतन देना कि अपना परिवार चला सके। और 43 के काम में कहा गया है कामगारों में भागीदार। और 43 का खा में कहा गया है सहकारिता। इसके बारे में बताया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 44 थोड़ा इंपॉर्टेंट, 44 के बारे में जानते हैं। समान सिविल सहायता अर्थात समान सिविल सहायता मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एक मिनट दोस्तों। चलिए, समान सिविल सहायता के बारे में जानते हैं। अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही रीतियां अलग है। यानी कि सभी सभी जो धर्म है, जितने भी धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, ये सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगे, भले ही रीतियां अलग रहे। अर्थात कि एक व्यक्ति को एक लड़के से ही विवाह करना है, या क्या बोलते हैं, रीतियां विवाह का, ये सभी जो है शर्तें हैं कि एक व्यक्ति एक ही विवाह कर सकता है, भले रीतियां अलग है कि वो दिन में करे रात में करे, वो कैसे करे उसका देन है। और इसमें नोट में कहा गया भारत में भारत के गोवा राज्य के अलावा उत्तराखंड में एक समान सिविल संहिता लागू है। अर्थात कि यह जो एक समान सिविल संहिता इस सब जगह भारत में लागू नहीं है, ये सिर्फ गोवा राज्य और उत्तराखंड में एक समान सिविल संहिता लागू है। गोवा और उत्तराखंड, ये है गोवा और जस्ट लाइक यहाँ उत्तराखंड। दोस्तों दूसरा पॉइंट में बताया गया आज़ादी के बाद ऐसा लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य। अर्थात कि जो आज़ादी के बाद लागू करने वाला पहला जो राज्य उत्तराखंड है। हालांकि सिविल संहिता गोवा और उत्तराखंड में है, लेकिन आज़ादी के बाद लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, आदिवासियों का समुदाय छोड़कर। और तीसरा बोलता है अपराध के कानून को दंड संहिता और चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। देखो, शादी करने को एक समान सिविल संहिता कहता है, शादी करने वाले को एक समान सिविल संहिता। और कानून के दंड कानून के दंड देखो, अपराध के कानून, जो अपराध के कानून है उसे दंड संहिता कहा जाता है, और चुनाव के कानून को आचार संहिता। चुनाव के अपराध के कानून को दंड संहिता और चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, चुनाव के कानून को आचार संहिता, अपराध के कानून को दंड संहिता कहा जाता है। और विवाह के लिए समान शर्तें होते हैं, भले रीतियां अलग है, इसके लिए एक समान सिविल संहिता कहा जाता है। ये हमारा 44। दोस्तों 45 में कहा गया 6 से कम आयु वाले बच्चों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना भारत की जिम्मेदारी है। अर्थात 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। ये तो हमने बता दिया था कि जो निःशुल्क शिक्षा देना, उसमें अनुच्छेद 24 में बता दिया था कि निःशुल्क शिक्षा देना। और इसमें 45 में बताया गया कि देखो 6 वर्ष से कम वाले बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना, आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। जैसे बचपन में आपको पोलियो वाली दवाई दिया जाता था, स्कूल में जाते तो आपको पेट साफ रखने के लिए या फिर जो मारने के लिए जो दवा हुआ दिया जाता था स्कूल में, वे सभी प्रोवाइड किया जाता है आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। और 6 से 14 वर्ष वाले आयु को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। नोट में कहा गया शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाकर शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 46वां संशोधन 2002-21 का काम में जोड़ दिया गया। आपको हम बताए थे कि शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाकर देखो 21 के काम में जोड़ दिया गया। 21 के काम में इसको जोड़ दिया है ना। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते दोस्तों। 46 में कहा गया एसटी एससी ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण। अनुच्छेद 46 में कहा गया एसटी एससी ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण। 47 में कहा गया सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएंगे तथा नशीले दवाएं और शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा मूल अधिकार नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार का आदेश है, एक प्रकार का उपदेश है। अगर इसमें सरकार सरकार अगर इस पर पूरा जोर कार्य करती तो आज लोग शराब पर प्रतिबंध रहता, नशीले दवा जो ड्रग्स व्रग्स लेते हैं उस पर भी रोक रहता, तो लोग आज मरने से बच जाते और शराब उराब ज़्यादा पीता नहीं और लोग हेल्दी भी रहते हैं।
लेकिन सरकार इस पर जोर नहीं डाल सकती क्योंकि ये सरकार की इच्छा अनुसार है। 48 में कहा गया कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। कृषि एवं पशुपालन में वृद्धि करेगा तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाएगा। अर्थात कृषि और पशुपालन की वृद्धि करेगा और जो दूध देने वाले पशु हो उसके हत्या पर प्रतिबंध लगाएगा। ये 48 में बताया गया। दोस्तों हमने देखिए 48 में देख लिया था कि कृषि एवं पशुपालन पर वृद्धि करेगा और दुधारू पशुओं पर रोक लगाएगा। अब कृषि का जो जंगली वर्जन बना दिया जाए तो पर्यावरण होता है, और फिर पशुपालन का जो जंगली वर्जन बना दिया जाए तो वन्य जीव की रक्षा करना। ये सभी 48 का काम है बताया गया। पर्यावरण वन और वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। 49 में कहा गया राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। 50 में बताया गया कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का। और बताया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा सुलझाया देना, जिसके तहत भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता तथा भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता और भारत और चीन में पंचशील समझौता 1954 1972 ये सभी है। दोस्तों इस प्रकार आपका जो है पूरा आर्टिकल समाप्त होता है 36 से 51 के बीच में, जिसमें 36 में बताया गया कि राज्य के परिभाषा अर्थात की नीति निर्देश तत्व एक प्रकार का उद्देश्य है, एक प्रकार का आदेश है, एक प्रकार का उपदेश है, जिसमें सरकार अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेगी। सरकार की इच्छा तो करेगी, नहीं माने तो नहीं करेगी। और 37 में बताएगा आप इस पर विवाद नहीं कर सकते, सरकार करे चाहे ना करे आप उस पर विवाद नहीं कर सकते। 38 में बताया गया समान काम करने वाले स्त्री पुरुष को समान वेतन प्रोवाइड किया जाए। 39 में बताया गया कानूनी सहायता प्रदान किया जाए। 40 में बताया गया ग्राम पंचायत में संगठन ग्राम पंचायत संगठन। 41 में कहा गया है सरकारी सहायता प्रदान करना अर्थात विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन ये सभी प्रोवाइड करना। 42 में कहा गया मनोचित एवं प्रस्तुति सहायता प्रदान करना। 43 में कहा गया है कि मजदूर व्यक्ति को इतना वेतन दिया जाए ताकि वो अपने निर्वाह योग्य जिंदगी जी सके, अर्थात इतना वेतन देना कि अपनी जिंदगी चला सके, अपना परिवार चला सके। और फिर इसके काम में बताया गया कि कामगारों में भागीदार। 43 का काम बताया गया सहकारिता। 46 में बताया गया कि एक समान सिविल सभ्यता अर्थात कि शादी एवं विवाह के लिए जो शर्तें सब समान रहेगी, भले रीतियाँ अलग रहें। और इसमें जो है एक समान सिविल संहिता गोवा और उत्तराखंड में लागू है, जो कि सबसे आज़ादी के बाद लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। और फिर अपराध के कानून को दंड संहिता कहा जाता है। और का, कानून की और चुनाव के कानून को आचार संहिता कहा जाता है। चुनाव के कानून को आचार संहिता कहा जाता है। 46 में बताया गया कि 6 वर्ष से कम वाले बच्चों को स्वास्थ्य पर ध्यान रखना और 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। 47 में कहा गया ST SC OBC के लिए विशेष आरक्षण प्रोवाइड करना। 47 में कहा गया कि सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी और नशीले दवाएं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे। पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी, नशीले दवाएं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे। 48 में कहा गया कृषि एवं पशुपालन पर वृद्धि करेगी, दुधारू पशुपालन पर हत्या पर प्रतिबंध लगाएगी। 48 के काम बताया गया वन्य पर्यावरण वन एवं वन्य जीव की रक्षा करेगी। और 49 में कहा गया राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। 50 में कहा गया कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। और 51 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ये सभी हो गया। दोस्तों आपने 36 से 51 तक में पढ़ लिया, उसे एक बार देख लिया। अब थोड़ा नोट में थोड़ा कुछ जान लेता है। इसी अनुच्छेद के तहत
यूएनओ का सदस्य बना, अर्थात अनुच्छेद 51 के तहत यूएनओ का सदस्य बना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण देखिए। नीति निर्देशक तत्वों को 3 भाग में बांटते हैं, जिसमें गांधीवादी, समाजवादी, वैदिक एवं उदारवादी को जानते हैं। गांधीवादी जिसमें 40, 43, 46, 47 और 48 है। अब 40 को हम बताते हैं। 40 में जो हमारा बताया गया, कहा 40 में हमारा सरकारी सहायता प्रदान करना, सॉरी दोस्तों, 40 में हमने 40 में दोस्तों अनुच्छेद 40 में जिसमें ग्राम पंचायतों का संगठन है, 43 का खा में बताया गया सहकारिता, 46 में बताया गया है ST SC OBC के लिए विशेष आरक्षण, 47 में कहा गया है कि सरकार जो है नशीले दवाएं और शराब पर प्रतिबंध लगाया गया और पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराए गए। 48 में कहा गया कि वन्य एवं पशुपालन में, कृषि एवं पशुपालन में वृद्धि करेगी और दुधारू पशुओं पर रोक लगाएगी। समाजवादी जिसमें 38 बताया गया, 38 में हमने क्या देखा, कानूनी सहायता प्रदान करना। 39 में हमने देखा, 39 में हमने क्या देखा, दोस्तों 39 में हमने क्या देखा, समान काम करने वाले स्त्री पुरुष को समान वेतन प्रोवाइड किया जाए। 39 का काम है बताया गया कानूनी सहायता प्रदान करना। 41 में जो बताया गया है कि सरकारी सहायता प्रदान करना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन ये सभी प्रोवाइड करना। 42 में मनोचित दशा में प्रस्तुति सहायता प्रदान करना, गर्भवती महिला को कठोर शारीरिक काम नहीं करवाना है। 43 में हमें बताया गया देखो, निर्वाह योग मजदूर को इतना वेतन देना कि अपना परिवार चला सके और इसके काम में बताया गया कामगारों में भागीदार। 47 में जो बताया गया है, 47 में अब ये तो बताया था, 47 में क्या बताया गया, बताया गया कि पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी सरकार और शराब एवं नशीली दवाएं पर प्रतिबंध लगाएगी। अब फिर तीसरा था वैदिक एवं उदारवादी, अच्छा 44 में हमें बताया गया कि 44 में एक समान सिविल सहायता पर लागू हुआ है। 45 में बताया गया कि 6 से कम आय वाले व्यक्ति को जो है सरकार क्या करेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी और निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करेगी। 48 में बताया गया कि कृषि एवं पशुपालन पर वृद्धि करेगी, दुधारू पशु पर रोक लगाएगी। 48 का काम है बताया गया पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव की रक्षा करना। 39 में राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। 50 में जो बताया गया हमारा कार्यपालिका और न्यायपालिका से किस प्रकार अलग करती है। 51 में बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय अशांति को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 और 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 48 गांधीवादी उदारवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। मिनवी मील मुकदमे में न्यायालय